हैदराबाद की सुप्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी सुनिए, द्रौपदी एक और। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर संगीता झा एक प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका भी हैं। पेशे से डॉक्टर होते हुए भी वो दिल से लेखिका हैं। लिखना उनका एक शौक़ है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सारी रात बलदेव मुझे कुचलता रहा। एक एक हड्डी टूट रही थी। सुबह उठते ही जीवन की असली सच्चाई सामने आई। सास बेचारी भी काम ही कर रही थी। घर के बोर से पानी भी मिट्टी मिला आ रहा था। इससे मैं बाहर लगे सार्वजनिक मीठे पानी के नल से पानी लेने गई। मैं एक हाथ में घड़ा और दूसरे में बाल्टी ले पास के नल से पानी लेने गई। मुझे देख सारी औरतें कोरस में चिल्लाने लगीं, दूर दूर, नल के पास भी ना फटकना, हम सब पानी भर लें फिर तुम इधर आना। मैं कुछ जवाब दे पाती कि पीछे से मेरी सास आ गई और उन औरतों पर चिल्लाई, अरे नासपीटियों, इसका क्या कसूर? सबके घरों में अब यह हाल होगा और मारो बेटियों को पेट के अंदर। कहाँ से मिलेंगी लड़कियाँ निठल्ले लड़कों के वास्ते? चल बेटा तू अंदर जा, घर के काम निपटा, मैं इन लोगों से निपटती हूँ। मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा था। माँ से ज़्यादा मेरा दर्द समझने वाली सास, पितृतुल्य ससुर, लेकिन कुछ गलत था तो वो था मेरा भाग्य। मैं तो अपनी कहानी द केरला स्टोरी की तरह भी नहीं पब्लिश करवा सकती। यहाँ धोखा नहीं, सब कुछ सोच समझ कर हुआ था। सारे हिंदुस्तान वाले समझते हैं कि केरला इंडिया का सबसे ज़्यादा शिक्षित और अमीर राज्य है, लेकिन हम तो कोच्चि शहर के स्लम कलावती में रहते थे। मेरे अप्पा वहीं एक छोटी सी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं मशीन में उनका हाथ आ गया और हमारी दुनिया खत्म। हम 3 बहनें और एक छोटा भाई सजीव अपनी अम्मा का खून चूसने के लिए रह गए। वहाँ के सुपरवाइज़र राजन ने अम्मा की नौकरी उसी फैक्ट्री में लगवा दी। अम्मा का काम सबको चाय पिलाना, सबके टेबल साफ़ करना और फैक्ट्री के ऑफिस का रख रखाव करना था। लेकिन एक अकेली बेसहारा औरत को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ अम्मा के लिए असहनीय तो था, पर मजबूरी भी थी। लगभग हर दिन अम्मा अपने हाथ में मैले कुचले कुछ नोट और आंखों में ढेर सारे आंसू लिए आती। हम तीनों बहनें उन रुपयों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती कि कभी अम्मा के पैसों से डोसे का आटा ले गरम गरम डोसा बनाएंगी, नहीं तो कभी सजीव के लिए केक लाएंगी। अम्मा के चेहरे पर आंसू और नफ़रत के भाव रहते थे। रोज़ शाम अम्मा रगड़ रगड़ कर नहाती थीं, मानो शरीर नहीं मन का मैल निकाल रही हों। हम सब नासमझ थे, अम्मा के रोने का कारण समझने में असमर्थ थे। मैं जैसे जैसे बड़े होने लगी, लोगों की चुभती नज़र मुझे भी समझ में आने लगी। वो एक रविवार का दिन था। मैं अपने बाल धो रही थी, अपनी झोपड़ी के बाहर सुखा रही थी। पास से गुजरते हुए राजन की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने अम्मा से कहा, मैरी, तू अपनी बेटी एनी को भी फैक्ट्री में काम पर क्यों नहीं लगा देती? अम्मा ने घृणा की नज़र से उसे देखा और कहा, मैं कल लेकर आएगी। उसके बाद तुरंत अम्मा मुझे वहाँ से लेकर अपनी बचपन की सहेली एलिजाबेथ के घर गई, जो पास ही एर्नाकुलम में रहती थी। एलिजा भी हमारी तरह बहुत गरीब थी। उसने अम्मा को बताया कि हरियाणा में लड़की को पेट में ही मार देते हैं, सो वहाँ मर्द बहुत ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। वहाँ के लोग यहाँ गरीब घरों की लड़कियाँ खरीद कर ले जाते हैं और अपने बेटों से वहाँ ले जाकर शादी कर देते हैं। उसने भी अपनी बेटी, जो लगभग मेरी ही उम्र की थी, को बेच दिया था। अम्मा ने उससे कहा, अभी तो मैं अपनी बेटी को और उसकी इज्जत को तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ, तू कुछ इसके लिए भी देख, मैं हफ्ते भर बाद आऊँगी। मैं चुपचाप एलिजा आंटी के साथ रहने लगी। यहाँ भी एलिजा आंटी की हालत अम्मा की तरह थी। मेरे अप्पा का तो इंतकाल हो चुका था, लेकिन यहाँ एलिजा आंटी का पति शराब पीने के लिए अपनी बीवी का सौदा करता था। जोसेफ यानी एलिजा के पति की बुरी नज़र मुझ पर भी पड़ गई थी। मुझे वहाँ बड़ी घुटन महसूस होती थी और अजीब सा डर भी था। अचानक अम्मा वहाँ आई और मेरी शादी की बात एक हरियाणा परिवार में करने लगी, जहाँ मुझे 2 भाइयों की बीवी बनना था। बड़ा भाई महेंद्र और छोटा बलदेव, ये मेरे पति बनने वाले थे।
मैंने अम्मा से विरोध किया और कहा, मुझे हिंदुओं के महाभारत की द्रौपदी नहीं बनना। ये तुम क्या कर रही हो अम्मा? तब अम्मा ने जवाब दिया, यहाँ रह कभी अजीत, कभी जोसेफ, कभी पीटर की हवस का शिकार होने से तो कहीं बेहतर है कि सम्मान के साथ किसी की घर की बहू बन जा। वो लोग मुझे 10 लाख और तुझे भी 10 तोला सोना देंगे। उनकी खेती बाड़ी भी है, अनाज की कमी भी नहीं है। समझने की कोशिश कर बेटा। मैंने गुस्से से लाल होते हुए कहा, पैसे की कमी नहीं है, खूब अनाज है, तो दोनों लड़कों के लिए अलग अलग लड़की क्यों नहीं पसंद करते? अम्मा ने जवाब दिया, पगली, इतने भी पैसे नहीं हैं कि दो दो बहुओं का खर्च उठाएं। कुछ तो मजबूरी होगी, तभी तो हरियाणा से केरल आए हैं। मेरा जवाब उतना ही कड़वा था। और तुम्हें शहीद करने अपनी ही बेटी मिली थी। माएँ कितने अरमान रखती हैं बेटियों की ज़िंदगी बनाने के लिए, और एक तुम हो मेरी माँ जो पैसों के लिए मेरा सौदा कर रही हो। अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे भी समझ आ गया कि सिवाय शहीद होने के कोई और उपाय नहीं बचा है मेरे पास। करूँ तो क्या? पेट की भूख इतनी प्रबल होती है कि मैंने भी हथियार डाल दिए। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बेटी पढ़ाओ के नारे लगा लें, पर आज मेरे जैसी लड़कियां भी हैं और साथ हैं अम्मा जैसे बेटी बेचने वाले, अनोखे लड़की खरीदने वाले, कोठे पे बैठाने के लिए नहीं, घर की शोभा बनाने के लिए। मेरे समकक्ष बड़े घर की और शहर की लड़कियों को ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता होगा कि मैं लड़की हूँ या बकरा। बड़े आए हैं बेचने वाला कोई दलाल नहीं, खुद की माँ। शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता अगर ये सब मेरे साथ न घटता। अम्मा ने तो 10 लाख अपने पर्स में ठूंस मुझे जालिमों के साथ विदा कर दिया, और मैं भी बिना अम्मा की ओर देखे, बिना आंसू बहाए ट्रेन में बैठ 2 दिनों के लंबे सफ़र पर निकल पड़ी। ये कोई गौरव की बात तो न थी कि लड़की खरीद कर लाए हैं नालायकों के लिए, इसलिए हमारी शादी भी चुपचाप कर दी गई। मैंने महेंद्र के साथ फेरे लिए और 2 साल उसके साथ रहने के बाद मेरी शादी बलदेव से होने की बात हुई। मैंने थोड़ी ठंडक की सांस ली कि चलो अभी 2 साल निकल जाएं, फिर देखा जाएगा। महेंद्र शरीफ आदमी था, कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मुझे एक इंसान की तरह देखता था। मैं केरला के गरीब घर से, लेकिन गरीबी सपने देखने से नहीं रोक पाती। किसी भी लड़की के सपनों में आने वाला राजकुमार महेंद्र तो नहीं था। उसके साथ रहते हुए मुझे कभी रोमांच महसूस ही नहीं हुआ, ना ही उसने कभी इस ठंडेपन की मुझसे कोई शिकायत की। 2 समय खाना, सासू माँ का हाथ बटाना और रात को महेंद्र के साथ सो जाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई। लेकिन हर समय बलदेव मुझे ललचाई नज़रों से देखता था। कई बार तो अपना पैंट खोलकर उसने मुझे गलत इशारे भी किए, लेकिन कुछ घर की खुली बनावट और कुछ सासू माँ के पहरे ने मुझे उससे बचाए रखा। महेंद्र को तो शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए तो मैं द्रौपदी थी जिसे उसे अपने हैवान भाई के साथ बांटना था। अब मुझे द्रौपदी की पीड़ा समझ आ रही थी, जहाँ उसकी देह 5 लोगों में परोसी गई थी। नारी का हृदय और भावनाएं इतनी कोमल होती हैं कि एक समय में एक की ही हो सकती हैं। केरला में तो कोई रामायण और महाभारत की बात ही नहीं करता, वहाँ रोज़मर्रा की परेशानियों से फुर्सत ना थी। यहाँ सासू माँ, जो सचमुच मेरे लिए मेरी माँ से भी ज़्यादा ममतामयी थी, मुझे रामायण का बाल कांड पढ़कर सुनाती थी कि राम जैसा लल्ला मेरी गोद में आए। मैं भी पशुपेश में कि खेल तो महाभारत का चल रहा है और कामना थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। दूसरे की बेटी को द्रौपदी बनाया है तो दूसरी द्रौपदी की तो कामना ही नहीं की जा सकती थी। मेरी हिंदी एक केरला की लड़की की तरह मई काती और पा को बा बोलने वाली थी। जैसे केरल में निपा नहीं निबा नाम होता है, अंकल नहीं अंगल होते हैं, और हरियाणा में बीबी को लुगाई और कैसे हैं को के हाल से बोलते थे। इन सारी परेशानियों के बीच एक ठंडी लहर थी, वो थी मेरी सासू माँ। उनकी सहायता से मैंने शाम की औरतों की पाठशाला, जिसे अस्पत नाम की एक NGO चलाती थी, में जाना शुरू किया और अपनी पूरी शक्ति खुद को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए झोंक दी। केरल की एक बात जरूर थी कि वहाँ अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान स्थानीय भाषा के साथ स्कूलों में छोटी कक्षाओं से ही दिया जाता था। मेरा थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना लिखना उस नाइट स्कूल में मेरी ताकत बन गया।
एनजीओ वालों ने तो जैसे मुझे शिक्षिका का दर्जा ही दे दिया था। मुझे भी बड़ी फील गुड की अनुभूति होती थी। एनजीओ के सारे कार्यकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। इनका मुख्य उद्देश्य था लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। जो औरतें मेरी नियति की वजह से मुझसे दूर रहती थीं, वही समय निकाल कर मुझसे अपने डाउट्स दूर करने घर पर आती थीं और सासू माँ बड़ा गर्व महसूस करती थी। घर के मर्दों को घर और कस्बे में हो रही उठापटक का इल्म भी न था, क्योंकि वो लोग कभी खेती तो कभी पेट्रोल पंप में मजदूरी में व्यस्त। यहाँ तो मैं ऐनी से पार्वती बन गई थी। मुझे जब भी हिंदू देवी देवताओं का थोड़ा ज्ञान हुआ तो मैं सोचती, बनाया है मुझे द्रौपदी और नाम दे रहे हैं पार्वती का। अगर शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आँख खोल दी ना तो कहीं के नहीं रहोगे। ना महेंद्र ने कभी बाप बनने की इच्छा जाहिर की और कुछ मेरी सावधानी की वजह से, मसलन संभोग के बाद तुरंत मैं पेशाब कर लेती, पहले साल में माँ नहीं बन पाई, या कहिए मैंने खुद को बचा लिया। मेरी सास ने भी कभी मुझसे बच्चे की जिद नहीं की, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। गर्दन पर तलवार तो चलनी ही थी। 2 साल बाद मुझे बलदेव की बीवी बनना था। यहाँ कलयुग की महाभारत में बड़ा फेरबदल था। युधिष्ठिर के बाद मुझे दुशासन जैसे दरिंदे की बीवी बनना पड़ा, क्योंकि बलदेव में पांडवों वाले कोई गुण न थे। महेंद्र ने तो मेरे साथ बड़ा संयम बरता था। जब तक मुझे उससे या पति पत्नी के संबंध से डर लगता था, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मुझे स्त्री होने का सम्मान भी दिया। मुझे पढ़ने का भी काफ़ी समय मिला। इन 2 वर्षों में मैं अस्मत् ग्रुप में काफ़ी मायने भी रखने लगी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि जैसे ही मैं महेंद्र के कमरे से निकलकर बलदेव के कमरे में आई, आसपास की औरतों का नज़रिया मेरे लिए बदल गया था और उसका खामियाजा मुझे नल के लिए लगी लाइन में भोगना पड़ता था। उन्हें तो मैं वेश्या लग रही होंगी, 2 आदमियों का बिस्तर गर्म करने वाली। घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था, पूरा बदन दर्द कर रहा था। शाम को मैं अस्मत की कक्षा में बेमन से गई। वहाँ के प्रमुख अजित सर और रीता दीदी को मेरा मुंह देखकर समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरी क्लास में मैं अनमनी सी रही। मुझे अजीत सर ने क्लास के बाद रुकने के लिए कहा, पर मैं बलदेव के डर से जल्दी ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे चक्कर आया और मैं एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई। मुझे इस तरह निढाल बैठे देख मेरे जीवन के पहले पुरुष यानी महेंद्र ने देखा, जो वहाँ से गुजर रहा था, और मेरे पास आए। मैं ऊपर से नीचे पसीने से लथपथ थी और धड़कनें भी तेज थीं। महेंद्र के अंदर का प्रेमी जाग उठा और वो मुझे लेकर सहारा देकर घर ले आए। उधर मुझे घर पर न पा बलदेव भेड़िया सा चिंघाड़ रहा था। मुझे महेंद्र की बाहों में देखकर उसका खून खौल उठा। सासू माँ ने समझाया कि उन्होंने ही मुझे किसी काम से भेजा था। महेंद्र ने अपनी माँ को बताया कि उसने मुझे किस हालत में पाया। बलदेव चिल्लाता रहा, पर उसे अनसुना कर सासू माँ ने मुझे बड़े प्यार से अपने पास सुलाया और सारी रात मेरा सर थपथपाती रहीं। अगले दिन अजीत सर और रीता दीदी की मदद से पास के कस्बे के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सबको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं आई। अजीत सर और रीता दीदी ने डॉक्टर से कहा, ये खुद बच्ची है, ये कैसे माँ बनेगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, देखो ये कैसी पीली पड़ गई है, कोई प्रोसीजर करके हम बच्चा गिरा भी नहीं सकते हैं, जान को खतरा हो सकता है। अभी तो खून की दवाई और दूसरे विटामिन देकर इसकी सेहत ठीक करनी है। अजीत सर और दीदी दोनों उदास हो गए, पर भैया ने कहा, देखो पारू, अगर अपने मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा, इसलिए उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। सर मुझ पार्वती को प्यार से पारू बुलाते थे। घर आने के बाद जब सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो बलदेव की तो बाछी खिल गई, लेकिन ससुर ने अपना फरमान सासू माँ को सुनाया। नज़दीक वाले शहर में छोरा है कि छोरी की जांच होवे है तो बहू को ले जांच करवा लेना ज़रूर, हमें छोरी नहीं चाहिए, अगर छोरी होवे तो छुट्टी पा लेना। मेरी तो डर के मारे घिघी बंध गई। बाप रे, अपनी संतान का वध, ना, ये पाप मुझसे ना होगा। मैंने सासू माँ से कहा तो उन्होंने कहा, बावरी है क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे 2 आदमियों का बिस्तर गर्म करके, मैं तो तेरी हालत देखकर रोज़ मरती हूँ। इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से हुआ, दूसरे की बेटी के साथ मेरे ही घर में अन्याय हो रहा है और मैं उस पाप की भागी हूँ।
अपनी ज़िंदगी में दूसरी द्रौपदी नहीं ला सकती। ऐसा कह वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं तो दूसरी द्रौपदी सुनकर ही शून्य हो गई। पूरे दिन मैं कुछ घृणा कुछ डर से कांपती रही। बार बार दूसरी द्रौपदी शब्द दिमाग को हॉन्ट करता रहा। शाम को जब मैं अपनी प्यारी प्रौढ़ पाठशाला पहुंची और अपने सर और दीदी को अपनी व्यथा सुनाई तो वो लोग भी सकते में थे। इन 2 वर्षों में शिक्षा ने भी मुझे काफ़ी हिम्मत दे दी थी। हम सब ने मिलकर बहुत देर बैठक की। पहले सोचा सासू माँ को भी शामिल करें, मगर ये भी जहन में था कि थी तो बलदेव की ही माँ। मेरे दिमाग में तो बस दूसरी द्रौपदी नहीं यही घूम रहा था। अजीत सर ने मुझसे कहा, इस घर में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। वी डोंट नो बेटा है कि बेटी। अगर बेटी हुई तो तुम्हारी लाइफ तो नर्क हो जाएगी। तुम अगर बड़ा कदम उठा सकती हो तो तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करा देंगे। दिल्ली में सरकारी मीडिया में हमारे ही दोस्त हैं। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों तक तुम्हें केरला से भी कट जाओगी। सोच लो और बताओ। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। मेरी हालत तो कानी आँख पाकर भी धन्य होने की थी। मैंने तुरंत हामी भर दी। मेरे दिलो दिमाग पर बलदेव की हैवानियत छाई थी। किसी भी तरह मुझे छुटकारा चाहिए था। मैंने बार बार अपने पेट में पल रही नन्ही जान को छुआ और खुद को एक सांत्वना दी कि जहाँ मैं हूँ इससे बुरा तो नहीं हो सकता। दूसरे दिन बिना कुछ लिए मैं अपनी कोचिंग क्लास पहुँची। सर ने दिल्ली से एक दूसरी दीदी को बुला लिया था और तुरंत एक प्राइवेट कार में मुझे वहाँ से रवाना कर दिया ताकि घर वालों को भी कोचिंग क्लास वालों पर शक न हो। उनमें से एक की भी अनुपस्थिति घर वालों के मन में शक पैदा कर सकती थी। मुझे अगले ही दिन दिल्ली से जामनगर भेज दिया गया। यहाँ के सेंटर में मुझे रसिक भाई और प्रमिला बेन मिल गए और पता नहीं कब मैं पार्वती से वर्षा बेन बन गई। मैंने कभी पलट कर जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे निकलने के बाद हरियाणा और केरल में क्या प्रतिक्रिया हुई। इस बात को पूरे 7 साल बीत गए हैं और मेरी बिटिया अब 6 साल की हो गई। वो खटाखट गुजराती बोलती है, भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखती है और पूरे सेंटर की जान है। हमारे एनजीओ में न केवल औरतों को शिक्षित किया जाता है बल्कि रोज़गार से जुड़ी गतिविधियां भी होती हैं, जैसे पापड़ और दूसरे फरसांड बनाना, सिलाई सीखना और पूरी एक छोटी फैक्ट्री चलती है। किस्मत के रचे खेल ही होते हैं जो पूरी तरह से हमारा जीवन बदल देते हैं। पहले केरला की एनी, फिर पार्वती, उसके बाद अजीत सर और रीता दी की पारू और अब वर्षा बेन। बहुत बार मन करता है अजीत सर और रीता दीदी से मिलूं, जानूं कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन शायद वो लोग किसी और एनी की रक्षा में लग गए होंगे। इस पूरी यात्रा में मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि ना तो मैं एक भ्रूण हत्या का हिस्सा बनी और उससे भी ज़्यादा मैंने एक लड़की को द्रौपदी बनने से रोक लिया। अभी आप सुन रहे थे एक युवती की हृदय विदारक कहानी। लेखिका हैं डॉक्टर संगीता झा। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कन्या भ्रूण हत्या के जो दुष्परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं उससे भी आप रूबरू हुए होंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।